नमस्कार साथियों, एम की संस्कृत कक्षा में आप सबका स्वागत है। पूर्ववर्ती कक्षाओं में हमने स्वर संधि के अंतर्गत यण संधि तथा अयादि संधि का अध्ययन किया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम गुण स्वर संधि का अध्ययन करेंगे। गुण स्वर संधि क्या है, इससे पहले हम जान लेते हैं कि गुण क्या है। तो इसके लिए महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र लिखा है, अदेंग गुण है। अदेंग गुण है अर्थात अद एंग च गुण संजय स्यात्। अद एंग च गुण संजय स्यात् अर्थात अद से यहाँ तात्पर्य अत अर्थात आकार, एंग एंग प्रत्याहार में ए ओ ये दो वर्ण परिगणित होते हैं। अतः अत यानी आकार, एंग अर्थात ए ओ की गुण संज्ञा होती है। अब इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए ओ ये तीन वर्ण गुण संज्ञक माने गए हैं, अर्थात इनकी गुण संज्ञा होती है। किंतु संज्ञा प्रकरण की बात करें तो प्रत्येक स्वर के विभिन्न भेद महर्षि पाणिनि द्वारा वहाँ बताए गए हैं। तो क्या सभी प्रकार के भेद गुण संज्ञक होंगे? इस शंका के समाधान हेतु महर्षि पाणिनि अग्रिम सूत्र प्रवृत्त करते हैं और कहते हैं, तय परस तत्कालस्य अर्थात तय परो यस्मात् स च तात्परश्च उच्चार्यमाण समकालस्य एव संज्ञा स्यात्। अर्थात तय परो यस्मात् अर्थात जिस किसी वर्ण के परे तकार होगा वह तथा तात्परस्य और तकार के परे उच्चार्यमान वर्ण समकालस्य एव संज्ञा स्यात् समानकालिक वर्णों का ही बोध कराएगा। अर्थात ऐसा वर्ण जिसके पूर्व में तकार या पश्चात में तकार का प्रयोग किया जा रहा है, उच्चारण किया जा रहा है, वह अपने सभी प्रकार के भेदों का बोध न करवाकर केवल अपने समान काल वाले वर्णों का ही बोध कराएगा। इस स्थिति में अब अकार के बाद में तकार का प्रयोग हुआ है तथा एंग के पर भी इस तकार का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर तय परस तत्काल सूत्र के द्वारा हम यह अर्थ समझाएंगे कि ए के जो 18 भेद होते हैं उनमें से यह केवल 6 प्रकार के भेदों का ही बोध कराएगा। यहाँ अत में ए है और ए ऋस्व वर्ण है, तो ये केवल अपने ऋस्व 6 वर्णों का ही बोध कराएगा, दीर्घ और प्लुत का बोध नहीं कराएगा। तो यहाँ पर केवल 6 भेद हो गए जो उदात्त, अनुदात्त, और स्वरित के भेद से 3 प्रकार के, पुनः अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से 6 प्रकार के हो जाते हैं। तो यहाँ आकार से तात्पर्य ऋस्व मात्रा वाले 6 भेदों से है। इसी प्रकार ए और ओ ये भी अपनी समान मात्रा का ही बोध कराएंगे। अतः ये एकार और ओकार के 12 भेद होते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल दीर्घ मात्रा वाले ए और ओ का ही बोध कराएंगे। ये भी उदात्त, अनुदात्त और अनुनासिक, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के भेद से 3 प्रकार के, पुनः अनुनासिक, अननुनासिक के भेद से 6 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ ए और ओ ये तीनों ही केवल अपने 6 प्रकार के भेदों का अवबोध कराएंगे, ऐसा हमें समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुआ गुण की बात कि गुण वर्ण कौन कौन से हैं। तो ए ओ गुण है और ये केवल अपने समान मात्रा वालों का ही बोध कराएंगे। अब अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होता है, आद गुण है। आद गुण सूत्र गुण संधि विधायक सूत्र है। इसके द्वारा गुण का विधान किया जाता है। उससे पूर्ववर्ती जो सूत्र था अदेंग गुण है, वह केवल गुण संज्ञा विधायक सूत्र था। संधि विधायक सूत्र है आद गुण है। आद गुण सूत्र कहता है,
अवर्णाद अचि परे पूर्व पर्योरिको गुण आदेशः स्यात्। अवर्णाद अवर्ण से अचि अर्थात स्वर के परे परे रहते पूर्व पर्योह पूर्व अर्थात अकार पर्योह अर्थात अच दोनों के स्थान पर गुण आदेश है स्यात् गुण आदेश हो जाता है। गुण आदेश क्या क्या है? ए ओ ये तीन वर्णों में से कोई वर्ण आदेश हो जाता है। एक आदेश होगा। संधि परिचय में हम पढ़ चुके हैं कि शत्रुवदादेश है। आदेश शत्रुवत व्यवहार करता है अर्थात पूर्व स्थित वर्णों के स्थान पर उपस्थित होता है और पूर्ववर्ती वर्णों का वह लोप कर देता है, उनको वहाँ से हटा देता है और स्वयं उपस्थित हो जाता है। अतः आदि गुण सूत्र अवर्ण से परे अच होने पर उन दोनों के स्थान पर गुण ए ओ ये वर्ण आदेश होते हैं। पुनः शंका उत्पन्न होती है कि ए के बाद में अच के अंदर सारे स्वर आ जाते हैं। ए ई उ री री ए ओ ऐ औ सारे स्वर आ गए, तो क्या सभी को गुण आदेश होगा? नहीं होगा, क्योंकि अक सवर्ण दीर्घ है सूत्र के द्वारा समान वर्णों को दीर्घ आदेश होगा। अगर पूर्व और पर में समान वर्ण हो तो उनको दीर्घ आदेश होता है। इसी स्थिति में यहाँ अकार है और पुनः अगर इसके पश्चात पुनः अकार आ जाए तो यहाँ दीर्घ संधि वाली स्थिति बन जाती है, इसलिए इस अकार का यहाँ से बाद हो जाएगा। शेष बचेंगे ई उ री री ए ओ ऐ औ। पुनः एक सूत्र प्रवृत्त होता है वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि सूत्र कहता है कि ए के बाद में ए ओ ऐ ओ आवे तो वहाँ पर वृद्धि आदेश हो जाता है। इसी स्थिति में ये ए ओ ऐ औ का भी यहाँ से बाद हो जाएगा। अतः अब अकार के बाद में केवल ई उ री री ये चार वर्ण ही शेष रहते हैं, अर्थात अकार के पश्चात ई उ री री इन चार में से कोई वर्ण होने पर इनको गुण आदेश हो जाता है। देखते हैं इसके उदाहरण। यथा उपेंद्र। उपेंद्र शब्द की सिद्धि हम करते हैं तो यहाँ उपेंद्र का संधि विच्छेद बनता है उपधन इंद्र है। यहाँ उप के पकार में अ है और इंद्र में ई है, तो अ और ई के स्थान पर गुण आदेश होगा। कैसे? आद गुण सूत्र से पूर्व और पर के स्थान पर अ ए ओ गुण आदेश होते हैं। इन तीनों में से कोई एक वर्ण यहाँ आदेश होगा, किंतु शंका उत्पन्न होती कि इन तीनों में से कौन सा होगा। इसके लिए अग्रिम सूत्र प्रवृत्त करते हैं, वह है स्थानीय अंतरतम है, अर्थात जो सबसे सदृशतम वर्ण है, सबसे समान वर्ण है, जिनका उच्चारण स्थान समान है, ऐसा वर्ण आदेश होगा। तो हम देखते हैं उप में अकार का उच्चारण स्थान कंठ है और इंद्र के ईकार का उच्चारण स्थान तालु है। अतः ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों हो, तो यह उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों किसका है? ईकार का। ईकार का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों है, अतः यहाँ सदृशतम वर्ण क्या होगा? ईकार। अतः यहाँ पर ए और ई दोनों के स्थान पर ये ए आदेश कर देते हैं और इन सब का संयोग कर देने पर यह उपेंद्र शब्द सिद्ध होता है, निष्पन्न होता है। इसी प्रकार अग्रिम उदाहरण हम देखते हैं। गंगोदगम। गंगोदगम गंगाधन उद्गम। गंगोदगम गंगा अर्थात नदी, गंगा नदी, उद्गम अर्थात जल यानी गंगा का जल को गंगाधन उद्गम। यहाँ स्थिति में आद गुणा सूत्र से आ और उ इन दोनों के स्थान पर ए ओ तीनों में से कोई गुणादेश होगा। शंका उत्पन्न होने पर स्थानीय अंतरतम है सूत्र के द्वारा सदृशतम वर्ण। आ का उच्चारण स्थान कंठ, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, अतः ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ, ये सदृशतम वर्ण हो गया। अतः आ और उ उन दोनों के स्थान पर ओ को आदेश कर देंगे और संयोग कर देने पर यह गंगोदगम शब्द निष्पन्न हो जाएगा। अब ऋकार और ऋकार के उदाहरण हमें देखने हैं।
रिकार और ऋकार का उदाहरण देखें, लेकिन उससे पहले हमें कुछ और सूत्रों के विषय में जानना होगा, क्योंकि रिकार और ऋकार जब हम गुण संधि में इनका प्रयोग करेंगे तो ए ओ इन तीनों में से कोई भी सदृशतम वर्ण इनका नहीं पाया जाता है। अतः इसे सिद्ध करने के लिए महर्षि पाणिनि द्वारा लिखे गए और सूत्रों का अध्ययन हमें करना आवश्यक है। उनमें है उपदेशे जनुनासिका इत, अर्थात उपदेशे नुनासिको अच इत संजयशात, उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच इत संजक होता है। पुनः शंका उत्पन्न होती है कि वैसे तो संज्ञा प्रकरण में बताया गया कि जितने भी स्वर हैं सब अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से अलग दो भेद उनके होते हैं, लेकिन लोक में उनका प्रचलन नहीं पाया जाता है। इसलिए महर्षि पाणिनि कहते हैं प्रतिज्ञा अनुनासिक्या पाणिनीयाः, अर्थात प्रतिज्ञा कर लेते हैं, अर्थात मान लेते हैं कि जो अनुनासिक लोक में जिनमें अनुनासिक का प्रयोग किया जाता है वो तो अनुनासिक ही हैं, लेकिन जिनमें नहीं प्रयोग किया जाता उनको भी अनुनासिक मान करके प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि लण सूत्रस्थ अवर्णन सह उच्चार्यमाणो रेफो रलियो संज्ञास्यात्। लण सूत्र में स्थित अकार इत संज्ञक है, क्योंकि उसमें वह अनुनासिक है, और उस अकार का सहारा लेकर रै प्रत्याहार निष्पन्न होता है, जो रेफो रलियो यानी रेफ अर्थात रकार और लय लकार दोनों का ही संज्ञा करता है, दोनों का ही भेद बताता है। अतः ऐसी अवस्था में यहाँ एक ही इत संज्ञा करने पर रै प्रत्याहार सिद्ध होता है, और रै प्रत्याहार सिद्ध होने से रकार और लकार की संज्ञा ज्ञात होती है। पुनः सूत्र प्रवृत्त होता है उरण रपरः, अर्थात री इति त्रिंशत् संज्ञा इत्युक्तम, रीकार की 3 संज्ञाएं बताई गई है। संज्ञा प्रकरण में हमने पढ़ा कि ऋकार के 18 प्रकार के भेद होते हैं, पुनः ऋकार के 12 भेद होते हैं। इन दोनों को जोड़ करके, क्योंकि दोनों की संज्ञा समान होती है, समान इनको माना गया है, अतः दोनों को मिलाकर 30 संज्ञा ऋकार की होती है और 30 संज्ञा ही ऋकार की होती है। इसलिए कहा गया है तत्स्थाने यो अण है स रपर सन्नेव प्रवर्तते, अतः ऋकार के स्थान पर जो अण आदेश होगा वो रै परक होगा, वह रै से युक्त होगा। रै परक होने से यहाँ रै रकार और लकार, रै सूत्र के अंदर 2 वर्ण आते हैं, रकार और लकार, तो यहाँ रै पर सन्नैव प्रवर्तित अर्थात रै परक होता है, अर्थात उसमें रकार या लकार का समावेश होता है। अतः अग्रिम सूत्र में हम कृष्णार्दी और तवलकार की सिद्धि करते हैं। तो देखिए कृष्णार्दी की सिद्धि करते हैं। कृष्णार्दी शब्द का संधि विच्छेद होगा कृष्ण रिधि, कृष्ण की समृद्धि अर्थात कृष्ण की रिधि। यहाँ आद गुणा सूत्र से ए और री के स्थान पर गुण आदेश ए ओ होना चाहिए। यहाँ क्षमा करें, ए ई ऊ लिखा गया है, ए ई ऊ के स्थान पर ए ओ पढ़ा जाना चाहिए। तो ए और री के स्थान पर गुण आदेश ए ओ होंगे, लेकिन उरण रपरा सूत्र कहता है कि ऋकार के स्थान पर जो भी अस प्रत्याहार आदेश होगा वह रै परक होगा। इसी स्थिति में यहाँ अर और अल प्राप्त होते हैं, और चूँकि अकार का कंठ उच्चारण स्थान कंठ है और ऋकार का ए और री दोनों का सदृशतम वर्ण अर और अल में अर होगा। ऋकार का उच्चारण स्थान और रै का उच्चारण स्थान समान होने के कारण यहाँ रिद्धि के री को और कृष्ण के आकार को दोनों को स्थान पर अर आदेश
होना, अर और अल यहाँ प्राप्त होते हैं। और स्थानीय अंतरतमय सूत्र के द्वारा जो सदृशतम वर्ण है, तो यहाँ सदृशतम वर्ण क्या होगा, अर होगा। अतः यहाँ अर आदेश हो जाने पर और जोड़ देने पर कृष्णर्दी यह रूप निष्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार देखते हैं तवलकार, तव धन ऋकार, इसमें भी आद गुण सूत्र के द्वारा गुण आदेश अ ए ओ प्राप्त हुए। और उरण रुपय सूत्र से जो अ ए ओ प्राप्त होते हैं वह रैपरक होने चाहिए, उसमें रकार और लकार युक्त होता है। और स्थानीय अंतरतमय सूत्र के प्रयोग से जो सदृशतम वर्ण होगा अर और अल में से, तो यहाँ पर सदृशतम वर्ण अल है, अतः यहाँ पर अल आदेश कर देते हैं और जोड़ देने पर तवालकार यह शब्द निष्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार हमने गुण संधि में के मुख्य सूत्रों का अध्ययन करते हुए जो प्रमुख उदाहरण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनका हमने ज्ञान प्राप्त किया, उन्हें समझने का प्रयास किया। आशा करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अग्रिम पाठशाला में, अग्रिम कक्षा में हम इससे अग्रवर्ती संधियों को पढ़ेंगे, उनसे संबंधित ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।